सोचिए, क्या किसी बिल्डिंग पर केस हो सकता है? या किसी ब्रांड पर? नहीं ना। पर एक कंपनी, वो तो एक कानूनी पहचान रखती है, पर वो इंसान तो है नहीं। तो जब उस पर कोई बड़ा इल्जाम लगता है तो क्या होता है? उससे कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब देता है भारत का नया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। चलिए आज इसी को समझते हैं कि हमारा कानूनी सिस्टम इस मुश्किल से कैसे निपटता है। और देखिए, असली मुश्किल तो यहीं से शुरू होती है। किसी कंपनी को गवाह के तौर पर तो बुला नहीं सकते, उससे सवाल जवाब कैसे करेंगे? तो फिर कानून ये पक्का कैसे करे कि कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से ना भागें? इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन चाहिए था। और वही सॉल्यूशन हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब किसी कंपनी पर मुकदमा होता है तो असल में आरोपी है कौन। फिर ये जानेंगे कि कैसे एक जीते जागते इंसान को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है और उसके अधिकार क्या होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि अगर कंपनी किसी को भेजे ही नहीं तो क्या होगा। और आखिर में कोर्ट ये कैसे तय करता है कि सब कुछ कायदे कानून से हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बात आखिर हो किसकी रही है। जब कटघरे में कोई इंसान नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी कंपनी खड़ी हो तो कानून की नज़र में असली अक्यूज्ड कौन है? देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। जब वो कॉरपोरेशन शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है। नहीं, सेक्शन 342 के हिसाब से इसमें कोई भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कोई दूसरा कॉरपोरेट निकाय और तो और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी भी शामिल है। मतलब कानून ने अपना दायरा काफी फैलाकर रखा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि कोर्ट में वो जो खाली कुर्सी है जिस पर कंपनी को होना चाहिए, उसे कानून कैसे भरता है? जवाब छिपा है एक असल इंसान की नियुक्ति में, और वो इंसान कहलाता है एक प्रतिनिधि। ये कानून कंपनियों को एक बहुत सीधी सी पावर देता है कि अगर उन पे कोई इल्जाम है तो वो अपनी तरफ से बात रखने के लिए किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो पूरे प्रोसेस को आसान बना देती है। इस अपॉइंटमेंट के लिए कंपनी की ऑफिशियल मोहर यानी सील की भी ज़रूरत नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कितनी कागजी कार्रवाई बच जाती है। तो ये अपॉइंटमेंट होता कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी, ये बस एक सीधा साधा 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, कंपनी का मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति को चुनता है। दूसरा स्टेप, मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई ऑथराइज्ड पर्सन उसके दस्तखत के साथ एक रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कर दिया जाता है। बस इतना ही हो गया। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो गया। अब उसका काम क्या है? असल में वो कोर्ट में उस कंपनी का कानूनी चेहरा बन जाता है। तो जब एक बार ये रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो जाता है तो कानून की नज़र में वो कंपनी का ही रूप बन जाता है। मतलब कोर्ट में उस प्रतिनिधि का मौजूद होना ही आरोपी कॉरपोरेशन का मौजूद होना माना जाता है। आप इसे एक तरह का लीगल अवतार समझ सकते हैं जो कंपनी की जगह ले रहा है। तो इस रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद क्या की जाती है? सीधी सी बात है, जो भी कानूनी जिम्मेदारियां उस कंपनी की थीं वो अब उस एक इंसान के कंधों पर आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसे कार्यवाही में मौजूद रहना होगा, जो भी चार्जेस हैं उन्हें सुनना होगा और कंपनी की तरफ से सवालों के जवाब भी देने होंगे। अब आता है एक बहुत ही जरूरी सवाल। मान लीजिए कोई कंपनी कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने की जहमत ही नहीं उठाती, मतलब अ टोटल नो शो, तब क्या होता है? और देखिए, यहीं पर यह कानून सच में बहुत स्मार्ट साबित होता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव आता है तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है, लेकिन अगर कंपनी किसी को नहीं भेजती तो मुकदमा रोकता नहीं है। कानून बस ये करता है कि आरोपी के मौजूद होने की शर्त को हटा देता है और ट्रायल को आगे बढ़ा देता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्योंकि ये कंपनियों को सिर्फ समन इग्नोर करके न्याय से बचने से रोकता है। और ये हमें इस कहानी के आखिरी हिस्से पर ले आता है, वेरिफिकेशन। यानी कोर्ट ये कैसे पक्का करता है कि जो इंसान रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा कर रहा है वो सच में ऑफिशियल है भी या नहीं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ना? आखिर किसी कंपनी को क्या रोक सकता है कि वो सड़क से किसी को भी उठाकर भेज दे? कोर्ट कैसे चेक करेगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव लेजिटिमेट है? यहां पर कानून एक स्मार्ट शॉर्टकट अपनाता है। इसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी या वैधता की धारणा। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट की तरफ से आया कोई भी रिटन स्टेटमेंट जब तक कोई उसे झूठा साबित ना कर दे तब तक असली माना जाएगा। इससे जाहिर है चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। यानी अपॉइंटमेंट को गलत साबित करने का बोझ उस पर है जो उसे चैलेंज कर रहा है, कोर्ट पर नहीं। और हाँ, ये पक्का करने के लिए कि कोई गड़बड़ी न हो, एक फाइनल सेफ्टी नेट भी है।
अगर रिप्रेजेंटेटिव के स्टेटस को लेके कोई भी सवाल या डिस्प्यूट उठता है तो आखिरी फैसला कोर्ट का ही होगा। अल्टीमेटली जज ही तय करेंगे कि कौन लेजिटिमेट है और कौन नहीं। तो कुल मिलाके बात यह है कि सेक्शन 342 एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रोड मैप देता है। ये एक बड़ी कानूनी खामी को भरता है और ये पक्का करता है कि कोई भी कंपनी अपनी नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी के पीछे छिप ना सके। ये कॉरपोरेशंस को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है, क्या किसी बड़े अपराध के लिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर देना वाकई में पूरी कॉर्पोरेट जवाबदेही तय करने के लिए काफ़ी है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।